Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 5 for GBM, and we were discussing differences in culture. So let's talk about what are the components and why it's important to understand different cultures which exist around us. Cross-culture literacy is important because it helps an individual to understand how differences in culture across within the nation and across the nations can affect the way in which business is done. पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेस करना तो रिलीजियस ग्राउंड्स पे आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सोशल ग्राउंड्स पे, एंड सेम केस इज ट्रू विद इंडियन काउंटर पार्ट और चाइनीज काउंटर पार्ट. तो हर मुल्क का या एक कलेक्टिव कल्चर भी होता है और एक रीजनल कल्चर भी हो सकता है. एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कल्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं या एक कल्चर के अंदर मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और रीजन, एंड culture is not static in nature, but it's evolutionary in nature, and which will result in the actions of MNEs which can contribute to the cultural changes. So let's talk about what is culture. Culture is the system of values and norms. So values kya hain? These are the abstract ideas of what a group believes to be good, right and desirable by that group. That will be known as values. And norms kya hain? कि उस group के social rules क्या हैं, guidelines क्या हैं, एक दूसरे के साथ करने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में, एंड दिस विल बी शेयर्ड अबाउट लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. और ये जब इन सब को इकट्ठा कर लेंगे तो ये इनका लाइफस्टाइल का भी एक हिस्सा बन जाएगा और कल्चर जिंदगी गुजारने का भी सोर्स होगा. तो दैट विल बी नोन एज कल्चर. वैल्यूज़ जो हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स को अपने नॉर्म्स इस्टेब्लिश्ड और जस्टिफाई करने के लिए. और नॉर्म्स क्या हैं जी? द सोशल रूल्स दैट गवर्न्स द एक्शंस ऑफ पीपल टुवर्ड वन अनदर एंड कैन बी फर्दर subdivided into folkways and modes. The routine conventions of everyday life, the modes and that are norms are seen as central to the functionality of society and to its social life. Society is again a group of people who share a common set of values and norms. So, but there is not a strict one-to-one correspondence between a society and a nation state. And nation states are political creations basically that can contain a single culture or several cultures. Case in point हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं. पाकिस्तान is the only country जो independence जिसने achieve की थी on the basis of religious ground. बट पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स हैं और जिनके अपने नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वो एक नेशनल हार्मनी में रह के पाकिस्तान के कल्चर को इंकरेज कर रही हैं, नरिश कर रही हैं और डेवलप कर रही हैं. So let's try to determine the elements of a culture. Values and norm of a culture are the evolutionary process, जैसे आपको पहले बताया, और different factors की वजह से ये society के अंदर include हो जाते हैं. जैसे political and economic philosophies पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, या बाकी मुस्लिम ममालिक में क्या है, या for that matter global level पे क्या चीज़ें prevail कर रही हैं, या पाकिस्तान की society का social structure क्या है, startup कितना strong है, कितने आसानी से बंदा एक इनकम क्लास से दूसरी इनकम क्लास में स्विच कर सकता है, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, या पाकिस्तान में जो डोमिनेंट लैंग्वेज है, रिलीजन एंड एजुकेशन. सो दीज आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चर ऑफ अ नेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये जो कोर है पाकिस्तानी नेशन के अंदर, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यू सिस्टम्स जो इवॉल्व हैं, ये भी मज़हब को इफेक्ट करता है और मज़हब भी इसको इफेक्ट करता है. ये जितने फैक्टर्स आप इस चार्ट में देख रहे हो, ये टू वे कम्युनिकेशन है कि मज़हब भी कल्चर को फॉर्म करता है और कल्चर भी मज़हब को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा होता है. सेम गोज फॉर पॉलिटिकल फिलोसफीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी इज एजुकेशन इटसेल्फ कल्चर को फॉर्म नरिश करती है और कल्चर भी फिर इंकरेज करता है एजुकेशनल एडवांसमेंट को. सेम गोज फॉर लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट जो हैं, उनका मानना यह है कि लैंग्वेज भी कल्चर को इवॉल्व करने में हेल्प करती है, और सोशल स्ट्रक्चर या स्टार्ट जिसको आप कहते हो, वो भी बाय interaction with reference to cultural norms and values. So social structure is its basic social organization. But यहाँ पे दो dimensions हैं जिनको consider करना ज़रूरी है. जैसे आपको मैंने पहले बताया कि किस हद तक इंडिविजुअल को आज़ादी है कि वो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और अपनी मर्जी से उसका पार्ट रहे, और जब व्हेन एंड वेयर ही और शी फील्स लाइक नाउ आई हैव टू स्विच टू अनदर कल्चर, तो उसके अंदर स्विच कर रहे हैं. द डिग्री टू विच द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द इंडिविजुअल
as opposed to the group, or the degree to which a society is stratified into classes and caste systems जो prevail कर रहे हैं. अब बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि मैंने तुम्हें कबीले में इसलिए तकसीम किया कि तुम लोगों में से एक दूसरे को पहचान सको, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं था. लेकिन हमने उनको मनो ऑन कर लिया. हम कॉस्ट सिस्टम पे चले गए, सब कॉस्ट सिस्टम पे चले गए. फिर वी डिफाइंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आवर सोसाइटी एंड मुआशरा कि हम अपनी कास्ट सिस्टम के साथ रह के कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. तो आइडिया जो हम लोगों ने जनरेट किया कि एज लॉन्ग एज मैं अपने एथनिक रूट्स के साथ अटैच्ड हूँ, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई सोसाइटी. द मोमेंट आई विल स्विच टू अनदर कल्चर और अपने एथनिक ग्रुप से थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करूँगा, तो उसकी इम्प्लीकेशंस मुझे फेस करनी पड़ जाएंगी. अब ये ग्रुप्स जो है, इंडिविजुअल्स की तरफ जाना है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाना है, या कलेक्टिव गुड, या अपनी सोसाइटी के साथ अटैच रहना. ग्रुप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स हु हैव अ शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी and who insist with each other in structured ways on the basis of a common set of expectations about each other's behavior. Groups are common in many Asian countries. Many Western countries emphasize the individuals. In societies where the individual is emphasized, individual achievement and entrepreneurship are promoted, but this can encourage job switching, competition between individuals within a company rather than team building, and a lack of loyalty to the firm. And in societies where the group is emphasized, cooperations and teamwork are encouraged and lifetime employment is common, but individual initiative and creativity may be suppressed or diminished over the period of time. Social stratification can be based on the cost system, the income group you belong to, the lifestyle you have. All societies are stratified on a hierarchical basis into social categories or social strata. So usually defined by characteristics such as the family background you possess, the occupation your parents have, or the income level you possess. This will define your social strata in a society. So social societies differ in terms of the degree of mobility between social strata and the significant attached to social strata in a business context. Social mobility is the extent to which individuals can move out of strata into which they are born. तो अगर सर आप एक मिडिल इनकम क्लास ग्रुप से बिलोंग, आपकी पैदाइश हुई, आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, तो कितना आसान है आपके लिए कि आप अपर क्लास की तरफ मूव कर जाएं. अगर जितना ज़्यादा आसान होगा, दैट विल बी नोन एज सोशल मोबिलिटी. द मोस्ट रिजिड सिस्टम इज द कास्ट सिस्टम, a closed system of stratification in which social position is determined by the family into which a person is born, and change in that positions are unlikely. We can't change our caste system. उससे जो less एक rigid system है, that is class system. That is a form of open social stratification in which the position a person has by birth can be changed through achievement or luck. Yes, in those situations we can change it. Then we have what is the significance of social stratification for business. तो ये जो एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव होना, कि वो कास्ट की बेस पे है या आपके मज़हब की बेस पे है, तो वो बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है. इन कल्चर्स वेयर क्लास कॉन्शियसनेस, दैट इज अ कंडीशन वेयर पीपल टेंड टू परसीव themselves in terms of their class background, and this shapes their relationship with others is high. The ways individuals from different classes work together may be prescribed. Antagonism between labor and management can raise the cost of doing business. दूसरा जो कंपोनेंट है कल्चर का, दैट इज रिलीजन. यहाँ पर थोड़ी सी बाइसनेस का एक एलिमेंट आ जाता है कि सिंस आर्थर इज फ्रॉम supposedly from a Christian background, to as per his understanding, religion, Christianity is the number one, that is 1.7 billion adherent, followed by Islam, Hinduism, Buddhism and Confucianism, and also influences behavior and shapes culture in many parts of Asia. So let's say ये अगर आप टेबल अपने वहाँ पे फॉलो करोगे थ्रू द स्लाइड्स, तो यू विल बेटर कंप्रीहेंड कि कौन सा ममालिक में कहाँ पे कौन सा मज़हब ज़्यादा प्रेवेलेंट है. एंड इवन फिके या सेक्ट जो हैं वो भी दे हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई किस परसेंटेज के साथ वहाँ पे प्रेजेंट है. सॉरी. सो
Let's talk about these religions one by one. Christianity, most widely practices religion, as per the author of this book, which is common throughout Europe, America, and other countries settled by European nations. जो उनकी colonies थे वहाँ पे आपको Christianity मिलेगी. तो economic implications with reference to Christianity क्या हैं जी? Early in 19th century, that is 1904, Max Weber suggested that it was the Protestant work ethic, एक फिका कह लें क्रिश्चियनिटी का, which focus on hard work, wealth creation and fragility, that was the driving force of capitalism. I will stop this lecture here और इंशाल्लाह आप लोगों से इंटरैक्टिव सेशन में मुलाकात होगी. टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह आप लोगों से इंटरैक्टिव सेशन में मुलाकात होगी.